Hello everyone. So लेक्चर नंबर 4 क्लास 8 और 9th के लिए है फिजिक्स विद अरियान। माय चैनल नेम फिजिक्स विद अरियान। सो अगर इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 को भी स्टडी कर रहे हैं। मेजरमेंट का चैप्टर जो है, चैप्टर 1 को हम स्टडी कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी तो 3 वीडियो मैंने अपलोड की है। पहले इंट्रोडक्शन पे था और फिर इसी तरह ब्रांचेस पे भी था एक वीडियो, और तीसरी वीडियो पर फिजिकल क्वांटिटीज़ और ऐसे सिस्टम इसमें था। लेकिन अभी हम लेक्चर नंबर 4 तक आ पहुँचे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को और प्रीफिक्सेस को और यूनिट्स की जो रूल्स हैं कि यूनिट कन्वेंशनल रूल्स ऑफ यूनिट जो हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, एनी नंबर written in a standard form, एनी नंबर जब एनी नंबर हो वो हम राइट कर दें, मस्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अच्छा, एनी नंबर जब हम राइट करते हैं, लिखते हैं, किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? m मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर प्लस माइनस n। ये पावर आप प्लस माइनस 10, पावर मतलब कि प्लस में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। अच्छा, इसका मतलब है m के, लेट सपोज अगर हम इसके एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज m की जगह लेट सपोज मैं 2 को पुट करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर n की जगह मैं -2 को -3 को पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक नोट जरूरी है, जो कि क्या नोट है? नोट। वन नॉन जीरो डिजिट, वन नॉन जीरो डिजिट at left side, one non-zero digit at left side, one non-zero digit must be at left side of a decimal point। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर कोई इसमें रेश मतलब कि इशारा आ जाए, डिसिमल पॉइंट आ जाए, तो उसके लेफ्ट साइड में हमेशा के लिए जरूरी है कि वन नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो ना हो। इसके अलावा इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास कुछ हिंसे हैं 3.2 10 टू द पावर -11, तो ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों? क्योंकि अगर इशारिया है, इशारे के लेफ्ट साइड पर ए वन नॉन जीरो डिजिट है, जो जीरो भी नहीं है, डिजिट है लेकिन नॉन जीरो डिजिट मतलब कि जीरो भी नहीं है, तो बिल्कुल ये साइंटिफिक नोटेशन है। अगर मैं लिख दूँ 0. इसी हिंसे को 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -11, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड में इशारिया से इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर नॉन जीरो होना चाहिए। ये तो जीरो है, ये जीरो है, ये फिर क्या हुआ? ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, और ये है। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल अगर हम दे दें 35.2 टू द पावर -11, ये दे दूं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि इशारिया के लेफ्ट साइड में एक वन का नॉन जीरो डिजिट का होना जरूरी है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। साइंटिफिक नोटेशन के लिए जरूरी है कि एक हिंसा हम इशारे की लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो फिर ये साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अच्छा, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि एनी नंबर हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, इसी फॉर्म में लिख ले, m ये है, 10 ये और n पावर है। जिस तरह मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये स्मॉल n है। अच्छा, तो ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के फ़ायदे क्या हैं? साइंटिफिक नोटेशन के फ़ायदे हैं कि हम अगर बहुत छोटी सी चीज़ को मेजर करते हैं और उसका साइज़ या फिर कोई और चीज़ मेजर करते हैं, जो हिंसा हमें आता है, हम उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। या फिर कोई बड़ी चीज़ का साइज़ इतना बड़ा हो, इतना मास उसका इतना बड़ा हो, जो हम मेजर करें तो उसको आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसके साथ इधर लिख देते हैं, इधर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू we can write very small number, उसके थ्रू हम स्मॉल बहुत छोटा सा नंबर भी लिख सकते हैं। थ्रू साइंटिफिक नोटेशन हम स्मॉल नंबर को लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ एंड वेरी लार्ज नंबर भी लिख सकते हैं। वेरी लार्ज नंबर इजीली, आसानी के साथ एक लार्ज बड़े नंबर को हम लिख सकते हैं। जैसे कुछ अभी इसके एग्जांपल देंगे कि किस तरह हम एक स्मॉल नंबर को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, और इसके एग्जांपल भी देंगे कि हम इसको लार्ज नंबर को किस तरह लिखेंगे। देखिए इसके एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास स्मॉल नंबर हो, जिस तरह 0.000000000002 इस तरह हो मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -2 लिख लेते हो, 2 + 2 लिखो या -2 लिखो, एग्जांपल है। ये बहुत स्मॉल नंबर है, आप देख ले, चलो माइनस लगा लेता हूँ, बहुत स्मॉल छोटा सा नंबर है। तो इसको मैं किस तरह लगाऊंगा? अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये हिंसा भी बढ़ेगा, नेगेटिव साइन के साथ ये हिंसा भी बढ़ेगा। जिस तरह इशारे इधर से, हम इशारे इधर है तो इधर से किधर चला जाएगा, इधर लाना है, हमने इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 मतलब कि 12 हैंड से हमने इधर लाना है, तो हमने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई, इशारा तो इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, तो उसके साथ था, लेकिन 12 हैंड से इधर लाना है, तो इसके साथ क्या हो गया? -12 और हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -14। तो आप खुद बताए, ये लिखना आसान है या फिर ये लिखना आसान है? ये आसान है ना, तो स्मॉल नंबर को हम आसानी से लिख सकते हैं। और अब लार्ज नंबर की तरफ आते हैं कि लार्ज नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं। अब लार्ज नंबर की बारी है कि ये तो स्मॉल नंबर के लिए था कि स्मॉल नंबर को हम कैसे आसानी के साथ लिख सकते हैं, कितने आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। जब लेफ्ट से राइट आएगा तो हम नेगेटिव साइन में इंक्रीज करेंगे, जिस तरह -12 इसके साथ हो गया, -12 फिर से इधर इशारा आ रहा है, आ गया, तो इधर हम -12 को ही पुट करेंगे। अगर 13 आ जाता, 14 आ जाता, माइनस तो -14 -13 इस तरह लगा लेते। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 स्मॉल नंबर्स के लिए था, बहुत स्मॉल नंबर के लिए ये था। अच्छा, अब लार्ज नंबर के लिए किस तरह होगा? देखिए आसान सा है। अगर मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास है मीटर पर सेकेंड, ये है एक सिंपल एग्जांपल है। अगर ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इसके साथ है, ये बहुत लंबा है, हम इसको पढ़ नहीं सकते, तो आसानी के साथ हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इशारे तो इधर है, लास्ट टेंस के साथ इशारा होता है, लेकिन इस एग्जांपल में इधर था, तो हमने इधर लाया। क्योंकि इधर हमने क्या पढ़ा था कि नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, नॉन जीरो, इधर तो नॉन जीरो, इधर तो जीरो है, इधर भी जीरो होगा, इधर जीरो, तो नॉन जीरो के साथ इधर लगाना है आपने। तो इसमें इशारे इधर हैं, इधर,
तो आपने इशारा को इधर लाना है। तो किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आ गया। जब राइट से लेफ्ट को आता है तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा, पॉजिटिव इंक्रीज, जिस तरह 3 क्रॉस 10 10 टू द पावर +8 हो जाएगा, +8, प्लस लिखो या ना लिखो लेकिन +8। ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 1 मीटर में इतने मीटर दौड़ती है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन के फ़वाइद कि हम किस तरह स्मॉल नंबर्स को आसानी के साथ लिख सकते हैं और लार्ज नंबर को भी इतनी आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ कि प्रीफिक्सेस क्या है, बेटा साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन, अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस का टॉपिक है, आज हम प्रीफिक्सेस को पढ़ते हैं। प्रीफिक्सेस, अच्छा, some specific power of 10, some specific power of 10, power of 10 have some specific names। इसका मतलब ये है, इसको called prefixes, called prefixes, उसको prefixes कहते हैं। इसका क्या मतलब है, कुछ खास पावर्स ऑफ 10 है, मतलब के पावर ऑफ 10 के कुछ पावर्स हैं, 10 पावर n लिखता हूँ, पावर ऑफ n है, पावर ऑफ कुछ नंबर्स हैं जो के खास उसके नेम्स है, उसके खास नेम्स भी हैं। तमाम के पावर्स की तो नहीं, लेकिन जो प्रीफिक्सेस में है, प्रीफिक्सेस में जो स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 है उसके क्या है, स्पेसिफिक नेम्स हैं। अच्छा, उस प्रीफिक्सेस को हम अभी मेंशन कर रहे हैं। तो हम इस इधर टेबल को ड्रा करेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, तो ये है टेबल। एक्सा, एक्सा का मतलब 10 पावर 18, 10 पावर 18 को हम एक्सा कहते हैं, 10 पावर 15 को हम पीटा कहते हैं, 10 पावर 12 को हम टेरा कहते हैं, 10 पावर 9 को हम गीगा कहते हैं, 10 पावर 6 को हम मेगा कहते हैं, 10 पावर 3 को हम किलो कहते हैं, 10 पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं, 10 पावर 1 को हम डेका कहते हैं, 10 पावर -1 को डीसी कहते हैं, 10 पावर -2 को हम सेंटी कहते हैं, 10 पावर -3 को हम मिली कहते हैं, 10 पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं, 10 पावर -9 को हम नैनो कहते हैं, 10 पावर -12 को हम पीको कहते हैं, और 10 पावर -15 को हम पेम्टो कहते हैं, और इसके साथ साथ 10 पावर -18 को ऑटो कहते हैं। और इसकी सिंबल्स भी हैं, और बुक में जाके आप देख लें कि सिंबल्स इसके क्या हैं। हम न्यूमेरिकल्स में हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे कि इसके सिंबल्स क्या हैं। ये हम सिंबल्स न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं माइक्रो के लिए ये है, माइक्रो के लिए, मिली के लिए M है, सेंटी C है, और इसके साथ साथ पीको के लिए P है, फेम्टो के लिए ये है। इसी तरह इसकी कुछ सिंबल्स भी हैं, आप बुक में जाके देख लें। इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि हम जो कन्वेंशनल रूल्स ऑफ यूनिट्स हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। कन्वेंशनल रूल्स, ये हुआ अब प्रीफिक्सेस। इसके बाद कन्वेंशनल रूल्स ऑफ यूनिट, बहुत अहम है, बहुत ही अहम टॉपिक है। कन्वेंशनल रूल्स ऑफ यूनिट्स, कन्वेंशनल रूल्स ऑफ यूनिट्स। रूल नंबर फर्स्ट, F you write the full name of unit, then you must start from small letter,
जब जब आप यूनिट का फुल नेम लिखेंगे, तो आप हमेशा शुरू स्मॉल लेटर से करेंगे, स्मॉल लेटर से। जिस तरह मैं अगर एग्जांपल में हम लिख लूँ, एग्जांपल जिस तरह है, एग्जांपल में क्या है देखिए, एग्जांपल में मीटर, तो मीटर को मैं कैपिटल से नहीं स्मॉल एम से शुरू करूँ, क्योंकि जब फुल नेम लिखूंगा तो मैं स्मॉल लेटर से शुरू करूंगा। जिस तरह न्यूटन, तो अगर फुल नेम लिख रहा हूँ तो मैं एन को इधर इस तरह लिखूंगा। इस तरह फेराड, ये सारे मैं स्मॉल में एक्सेट्रा, तो ये मैं स्मॉल में एफ स्मॉल में लिख रहा हूँ, एन स्मॉल में लिख रहा हूँ, एम स्मॉल में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं फुल नेम को जाहिर कर रहा हूँ, फुल नेम को इधर लिख रहा हूँ। अगर जब भी मैं फुल नेम को लिखूंगा तो इधर स्मॉल लेटर से हम शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से हम शुरू करेंगे। ये रूल नंबर 1 था। तो रूल नंबर 2 क्या है? if any unit is represented by the name of scientist, जब हम रूल नंबर 2, एफ एनी यूनिट, जब कोई भी यूनिट इज रिप्रेजेंट की गई हो बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट, then symbolically क्या, जब कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से रिप्रेजेंट की गई हो तो सिंबॉलिकली we write the capital letter, the first capital letter, तो उसका हम कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखते हैं। जिस तरह मैंने इधर बताया न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है और फोर्स की यूनिट भी है। तो हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे नाम को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकली सिंबल से रिप्रेजेंट करें, तो न्यूटन को हम किस तरह, एन कैपिटल इस तरह लिख सकते हैं। और जिस तरह फेराड एक साइंटिस्ट का नाम है तो हम एफ को इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन मीटर जो है ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इधर साइंटिस्ट का नाम जरूरी है कि एक साइंटिस्ट का नाम हो, तो मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे। मीटर के लिए स्मॉल लेटर होगा। जब साइंटिस्ट का नाम हो तो हम कैपिटल से लिखेंगे। जब साइंटिस्ट का नाम ना हो, जिस तरह फेराड भी साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल से, सारे के सारे स्मॉल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड लिख रहे हैं, तो फिर देखना होगा हमने, तो क्या देखना होगा, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अगर साइंटिस्ट का नाम ना हो तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। एक बार फिर से सुने, अगर हम पूरी यूनिट्स को लिख रहे हैं तो हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। ये इसमें कोई हर्ज नहीं, मतलब कि इसमें ये है कि आपने स्मॉल लेटर से शुरू करना है जब आप पूरे नाम लिखेंगे। लेकिन अगर पूरे नाम को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने सिंबॉलिकली एक सिंबल से, एक लेटर से रिप्रेजेंट करना है, तो आपने फिर देखना होगा, क्या देखना होगा, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो आपने कैपिटल लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर साइंटिस्ट का नाम ना हो तो फिर आपने मीटर, जिस तरह मीटर है तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। लेकिन इसमें न्यूटन और फेराड दोनों साइंटिस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंबॉलिकली लेटर को कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, जिस तरह एन और एफ, तो इस तरह करेंगे। अच्छा, ये थे सेकेंड रूल। तो थर्ड रूल है, इफ यू आर यूजिंग प्रीफिक्सेस, जब हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, अच्छा थर्ड रूल हम ऊपर लिख लेते हैं। If we are using prefixes, third number rule, if we are using prefixes, जब हम prefix को use करते हैं, prefixes, then there will be no space between prefix and
इन यूनिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, अगर कोई हमने मेजरमेंट की, लेट्स सपोज मैं इस बोर्ड को जब कर नाप लेता हूँ तो 10 माइक्रोमीटर आ गया, 10 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो क्या है, मेरे पास प्रीफिक्स है 10⁻⁶, 10⁻⁶। ये तो बहुत बड़ा है, माइक्रो तो बहुत छोटे से यूनिट है। तो बस एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि अगर प्रीफिक्स को हम यूनिट के साथ लगाएंगे तो इन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं होगा, दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा। जिस तरह अगर मैं कह दूँ कि किसी चीज़ का डायमीटर है 10, अगर मैं किसी रोड को बताऊँ, रोड का जो लेंथ है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो किलो क्या है, 10⁻⁻3, ये प्रीफिक्स है। 10⁻+3 ये है प्रीफिक्स, ये क्या है, प्रीफिक्स है। 10⁻3 ये प्रीफिक्स है। लेकिन मीटर क्या है, ये यूनिट है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा, ये क्लोज होंगे आपस में क्लोज होंगे। इसका मतलब ये है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हम अगर किसी मास को मेजर करते हैं तो 50 kg, 50, अगर हम किसी मास को मेजर करते हैं किलोग्राम, अच्छा किलोग्राम, तो किलो क्या है, इसमें किलो क्या है, ये प्रीफिक्स है, लेकिन ग्राम क्या है, ये यूनिट है। तो इसके दरम्यान में कोई क्या होगा, स्पेस दरम्यान में नहीं होगी। kg itself is a unit। अच्छा, तो इसमें मतलब कि हम इसका मतलब क्या है कि हम ये इस तरह बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते 10 किलो स्पेस मीटर, ये गलत होगा। अच्छा, तो थर्ड नंबर रूल क्या है, एफ जब हम क्या करते हैं, दो प्रीफिक्सेस को, मतलब ये है कि अगर हम दो प्रीफिक्सेस को एक जगह पर यूज नहीं कर सकते, क्या है, किस तरह लिख सकते हैं, रूल नंबर 4, नो मोर देन वन प्रीफिक्स, एक से ज्यादा प्रीफिक्स, no more than one prefix can be used in a single measurement, या फिर measured value। एक measured value में हम एक से ज्यादा प्रीफिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक measured value में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह देखिए एग्जांपल क्या है इसकी, अगर हम कहें 3 मिली सेंटीमीटर, 3 मिली सेंटी, अब दो आ गए, एक ये है, एक मिली है और एक सेंटी है, ये दोनों प्रीफिक्स हैं, तो ये मेरे पास गलत होगा। नो मोर देन वन प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड, एक प्रीफिक्स से ज्यादा सिंगल मेजरमेंट में, सिंगल वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू में एक से ज्यादा प्रीफिक्स एक सिंगल वैल्यू में नहीं आ सकते। हाँ, इस तरह आ सकते हैं 3 × 10⁻³ मिली की जगह मैंने ये लिख लिया, अगर सेंटीमीटर, फिर ठीक है। लेकिन दो प्रीफिक्सेस को एक ही मेजर वैल्यू में हम यूज नहीं कर सकते, ये ठीक है। मिली की जगह मैंने 10⁻³ लगा लिया, सेंटीमीटर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिली सेंटीमीटर हम नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर तो ये 4 नंबर रूल था, 5 नंबर रूल को भी पढ़ते हैं। 5 नंबर रूल, must be space between two units। अच्छा, इसका मतलब ये है कि दो यूनिट्स के दरमियान, पहले था प्रीफिक्स और यूनिट्स के दरमियान स्पेस नहीं होगा, लेकिन दो यूनिट्स के दरमियान हमेशा के लिए जरूरी है कि
दोनों के दरमियान स्पेस हो। जिस तरह एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम न्यूटन मीटर तो दरमियान में स्पेस होना लाजमी है। न्यूटन क्या है, मेरे पास एक यूनिट है, हमारा ये मीटर भी एक यूनिट है। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि न्यूटन मीटर, तो फिर ये गलत होगी, लेकिन ये ठीक है। दरमियान में स्पेस होना, दो यूनिट्स के दरमियान स्पेस होना ज़रूरी है। इस तरह हम कहें जूल सेकेंड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, इसमें स्पेस ना हो, तो ये गलत होगी मेरे साथ, ये ठीक है। तो दो यूनिट्स के दरमियान स्पेस होना, स्पेस देना लाजमी है, और एक यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस देना अलाउ नहीं है। प्रीफिक्स और यूनिट्स के दरमियान स्पेस देना अलाउ नहीं है, उसके दरमियान स्पेस नहीं होगा, लेकिन दो यूनिट्स के दरमियान स्पेस देना लाजमी है। अच्छा, ये था 5 नंबर रूल, और 6 नंबर रूल्स को भी पढ़ते हैं। 6 नंबर रूल्स को भी पढ़ते हैं। 6 नंबर रूल को इधर लिख लेते हैं। पावर ऑफ बेस यूनिट is the power of prefix। इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो पावर बेस यूनिट्स पर हो, वही पावर क्या होगा, प्रीफिक्स का भी वही पावर होगा। जो बेस यूनिट्स का पावर होगा, जो बेस यूनिट का पावर होगा, वो प्रीफिक्स का भी होगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की तरफ आपको समझ आ जाएगा। अगर 10 किलोमीटर स्क्वायर है, 10 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 10 किलो की वैल्यू क्या है, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 है, तो इस पर भी स्क्वायर लगाया जाए, क्योंकि मीटर पर स्क्वायर है। जब बेस यूनिट पर पावर हो, तो वो पावर प्रीफिक्स का भी होगा। जो पावर मिली मतलब कि मीटर की है, बेस यूनिट्स की है, जो पावर बेस यूनिट्स की होगी, वही पावर प्रीफिक्स की भी होगी। मीटर स्क्वायर अपनी जगह लगाए, तो फिर क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है ये आंसर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें ये गलती नहीं करना कि जब एक प्रीफिक्स को आपने खोल दिया, इसी तरह जब आपने एक प्रीफिक्स को ऐसे खोल दिया, जिस तरह मैंने किलो से 10 पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है किलो पर भी है, ये स्क्वायर दोनों पर होगा। इसका मतलब ये है जो पावर बेस यूनिट्स का होगा, जिस तरह मीटर का स्क्वायर है, तो किलो का भी स्क्वायर होगा। बिल्कुल ठीक है। जब मैंने ये पुट कर दिया, पुटिंग करने के बाद फिर से प्रीफिक्स बनाना अलाउ नहीं है। मतलब ये है, जब मैंने इधर से सीधा ये खोल दिया, 10 पावर 3 लगा लिया और स्क्वायर भी उस पर लगा लिया, तो ये आ गया। तो मैं इसके बाद, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद 10 की जगह 10 और 6 की जगह में मेगा और मीटर स्क्वायर, तो फिर ये गलत है, ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये इससे ये वापस स्टेप नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्वायर अगर मैं मेगा पे लगा तो फिर ये नहीं आता। इसका मतलब ये है जो पावर बेस यूनिट का हो, वो प्रीफिक्स का भी, जो पावर बेस यूनिट पर हो वो प्रीफिक्स का भी होगा, वही पावर प्रीफिक्स का भी होगा। लेकिन जब प्रीफिक्स का पावर आपने खोल दी और चालू किया, तब तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब प्रीफिक्स खोल दिया, वैल्यूज लगा दिए, उसके बाद आपने प्रीफिक्स लिखा, तो फिर अलाउ नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला आंसर गलत है। ये ठीक है, इधर तक बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इधर आना, ये
10⁶ की जगह में जो टेबल मैंने लिखा था इधर, इसमें 10⁶ मेगा के बराबर था, लेकिन इधर पर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रीफिक्स से आके इधर गलती कर रहे हो, प्रीफिक्स से आकर फिर प्रीफिक्स को ही लगा रहे हो, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसका लास्ट रूल क्या है? 7 नंबर रूल्स हैं। All data must be in standard form. Rule number 7. All data must be in standard form. In standard form. अब इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। All data must be in standard form का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक यूनिट CGS में है, एक यूनिट CGS सिस्टम है, अगर आपने CGS सिस्टम नहीं पढ़ा तो इससे आगे वाले वीडियो में मैंने CGS, EPS, MKS, SI सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको सारे को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले वो देख लें। लेकिन अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई यूनिट CGS सिस्टम में मेजर की है आपने, कोई यूनिट CGS सिस्टम में आ रहे हैं और दूसरे उसके साथ साथ आप SI में कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। स्टैंडर्ड यूनिट में करना होगा, स्टैंडर्ड यूनिट SI सिस्टम में करना होगा। अगर SI में अगर एक क्वांटिटी SI में हो, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में हो, तो दूसरी CGS सिस्टम में हो, तो फिर ठीक नहीं आएगा। एक SI में है तो दूसरा भी SI में करना होगा, अगर एक CGS में है तो दूसरी को भी CGS में करना होगा। अच्छा ये है कि आप SI में कर लें, क्योंकि अभी तक 1960 के बाद SI सिस्टम अलाउ है, और CGS जो था, EPS जो था, MKS जो था, ये सारे के साथ 1960 के पहले वाले क्या हैं, सिस्टम हैं। लेकिन MKS को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और MKS से SI सिस्टम आ गया। अच्छा, ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हमारे 9th क्लास और 8th क्लास के लेक्चर में क्या रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर रहता है। सिग्निफिकेंट फिगर को हम पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद अरियान है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कौन सा था? लेक्चर नंबर 4 था। फर्स्ट मेजरमेंट्स की जो यूनिट है, चैप्टर है, वो उसको हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगले वाले जो आने वाला लेक्चर है उसमें ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।